हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ज्ञानपुंज चैनल अपने एक और नए वीडियो के साथ आप सबका स्वागत करता है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 8 एवरेस्ट की चुनौती को पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले आप सब इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। एक भारतीय पर्वतारोही, सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया इस पाठ के रचनाकार हैं। एवरेस्ट की चुनौती। यह पाठ लेखक मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया की संसार के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके उस पर फतह पाने की, विजय पाने की एक रोमांचक दास्तां है। वे बच्चे जो पर्वतों की चढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें इस पाठ से प्रेरणा मिलेगी, सही मार्गदर्शन मिलेगा, ताकि वे आगे चलकर अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकें। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि लेखक तथा उनके साथियों को एवरेस्ट की चढ़ाई करते समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एवरेस्ट की चुनौती। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। पर्वत शिखर मतलब पर्वत की चोटी, शिखर मतलब चोटी। यह समुद्र से 8,848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है। इसके उत्तर में तिब्बत है और दक्षिण में नेपाल। तिब्बती इसे चोमोलुंगमा अर्थात संसार की माता और नेपाली सगरमाथा के नाम से पुकारते हैं। तो एवरेस्ट को यहाँ पर किस किस नाम से पुकारा जा रहा है? चोमोलुंगमा और सगरमाथा। नेपाली भाषा में सगर का अर्थ बर्फ होता है। नेपाली भाषा में सगर को बर्फ कहा जाता है। 1849 में एक सर्वेक्षण दल को पहली बार यह पता चला कि यह संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा और सर्वेक्षण का मतलब है निरीक्षण करने वाला आधिकारिक दल। उस समय इसे शिखर 15 नाम दिया गया। अब एवरेस्ट का एक और नाम है शिखर 15। बाद में इसे एवरेस्ट कहा जाने लगा। इसे यह नाम भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में प्रदान किया गया। आप अभी जो चित्र देख रहे हैं, यह सर जॉर्ज एवरेस्ट का चित्र है। सबसे पहले 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों के एक दल ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु दक्षिण तिब्बत में इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 महीने तक संसार के इस अज्ञात मतलब जिसके बारे में जाना न गया हो, भाग की यात्रा करने के बाद वे इंग्लैंड वापस लौट गए। इसके दूसरे साल यानी कि 1922 में एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक ब्रिटिश दल ने प्रयास किया, पर वह भी 8,321 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच सका। मतलब वो भी एवरेस्ट के अंतिम तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद तो अनेक दलों ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु सर्वप्रथम 1953 में शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली। तो सबसे पहले 1953 में 2 लोग, शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, इन्होंने जो है एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में विजय प्राप्त की। आगे
इसी शिखर को छूने के लिए 26 मई 1965 को सवेरे बहुगुणा, रावत, वीपी सिंह और मैं अगले आधार शिविर से शिखर के लिए चले। आधार शिविर मतलब बेस कैंप, और बेस कैंप क्या होता है, मतलब जहां से स्टार्टिंग होती है मुख्य शिविर। बहुगुणा और रावत एक रस्से में बंधे थे, वीपी सिंह और मैं दूसरे रस्से में। हमारे साथ सहायता के लिए 12 शेरपा थे, 12 शेरपा। शेरपा कौन होते हैं, जो पर्वतों पर जो है लोगों का जो है, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं उनका सामान ढोने वाले मजदूर होते हैं। जब हम कैंप 4 पर पहुंचे, सूरज डूब रहा था। मैं सारी रात करीब करीब जागता ही रहा, क्योंकि मैं जानता था कि सोते समय अगर मैंने करवट ली तो तंबू लुढ़क कर 3000 फुट नीचे जा गिरेगा। स्थानाभाव के कारण, स्थानाभाव मतलब इसमें 2 शब्द मिले हैं, एक है स्थान, दूसरा है अभाव। स्थान मतलब जगह और अभाव मतलब कमी, जगह की कमी। जगह की कमी के कारण सभी तंबू एक पांत में लगाए गए थे। एक पांत मतलब एक पंक्ति में लगाए गए थे, एक लाइन में लगाए गए थे। सवेरे हम लोग ऑक्सीजन लगाए 10:15 बजे निकले। वहाँ सख्त काली चट्टानें थी या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे। उन पर चलना बहुत मुश्किल और थकाने वाला था। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थीं। जब हमें अपने तंबू दूर से फहराते दिखाई दिए तो हमारी जान में जान आई। शाम होने तक हम वहां पहुंच गए। यहीं स्विस, ब्रिटिश और अमेरिकी अभियानों के पुराने तंबू भी थे और उन पर तभी का कूड़ा कचरा भी जमा दिखाई दे रहा था। अब हम इन तंबुओं को आसानी से पहचान गए। हमारी ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी, इसलिए मैं इन तंबुओं में घुस गया और रात में उपयोग करने के लिए उनके कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लाया। यहाँ वीपी सिंह बीमार पड़ गए। उनकी जगह फुदोरजी हमारे साथ आकर शामिल हो गया। यहाँ मैं यह बता दूं, मैं कौन है यहाँ पर, लेखक हैं, कि इस अंतिम शिविर से आगे हमें रात दिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना था। ऑक्सीजन का इस्तेमाल क्यों करना था, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और वहाँ पर एवरेस्ट जो है संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिस पर पहुँचने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। आगे दूसरे दिन 7:30 बजे सुबह हम आखिरी शिविर के लिए चले। अब मेरे साथ मेरे रस्से में फुदोरजी बंधा हुआ था। हमारे पीछे रावत, बहुगुणा और 7 शेरपा थे। अब धीरे धीरे लोगों की संख्या कम होती जा रही है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे हवाएं तेज होती जाती थी। 11:30 बजे हम इस पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां ढाल ज़रा कम था। 8512 मीटर की ऊंचाई पर यह हमारा अंतिम शिविर था। अब लेखक और उनके साथी 8512 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं और ये अंतिम शिविर था। इस शिविर से आगे 450 मीटर लंबी एक पहाड़ी थी। यह पहाड़ी बहुत संकरी मतलब नैरो, कम चौड़ी और तीखी है और इसके दोनों ओर गहरे ढाल हैं, गहरे स्लोप हैं। इसके दाहिनी तरफ बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा निकला हुआ है। हमें इस बर्फ से सतर्क रहना होता था। सतर्क मतलब सावधान रहना होता था, क्योंकि इस पर पैर पड़ते ही यह टूटकर गिर सकती थी। मुख्य पहाड़ी पार कर हम दाईं ओर मुड़े। अब हमारे सामने इससे भी कठिन कार्य था। अब कौन सा कठिन काम आ गया? स्लेट की चट्टानों की एक विशाल दीवार को पार करना। स्लेट की चट्टानें आ गई हैं आगे लेखक और उनके साथियों के सामने और उसको पार करना है। इस पर हाथ पैर टिकाने की कोई जगह नहीं थी।
मान लीजिए अगर हम कहीं पर हाथ टिका लें या पैर टिका लें तो थोड़ा सा आसानी से चढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था। एक बार फिसलने का अर्थ होता 5000 मीटर नीचे तिब्बत में जा गिरना। अगर एक बार भी कोई फिसल गया तो वो सीधा नीचे तिब्बत में पहुंच जाएगा। इन चट्टानों पर हम थोड़े थोड़े चढ़ते रहे, धीरे धीरे चढ़ते रहे। आखिरकार ये काली चट्टानें खत्म हुई और हमने येलो बैंड क्षेत्र में प्रवेश किया। येलो बैंड क्षेत्र मतलब वहाँ पर जगह का एक नाम दिया गया है। इसकी चट्टानों में पीली पीली धारियाँ हैं। पीली पीली धारियाँ होने की वजह से इसे येलो बैंड कहा जाता है। इन पर चढ़ना अपेक्षाकृत सरल था। इन्हें पार कर हम दक्षिणी शिखर के तल तक पहुँचे, जहाँ से बिल्कुल सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती है। मेरे सिलेंडर की ऑक्सीजन कहीं से निकल रही थी, इसलिए मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। जैसे जैसे लेखक और उनके साथी ऊपर की ओर बढ़ते गए, उनके साथ कई कठिनाइयाँ आने लगी। उन्हें कई संघर्ष करने पड़े। यह जानकर मैं बहुत चिंतित हुआ। मैंने देखा कि सिलेंडर से मुंह तक ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में छेद हो गया है। सिलेंडर में जो पाइप लगा था और मुंह तक जो पाइप लगा हुआ था, उस पाइप के बीच में छेद हो गया है और यह छेद बूटों की कील से हुआ था। बूटों की कील से मतलब उनके जो बूट थे, शूज थे, उनमें कील लगी हुई थी और उस कील से, कील मतलब कांटी लगी हुई थी, उस कील की वजह से पाइप के अंदर छेद हो गया। आसपास कहीं बैठने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए फुदोरजी ने बर्फ काटकर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया। यहाँ बैठकर मैंने टेप की सहायता से यह छेद बंद किया। अब हम खुश होकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि मुझे लगा कि कोई आदमी हमारी ओर हाथ हिलाता हुआ और हाँफता हुआ बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। वह रावत था, क्योंकि उनका एक साथी वहाँ बीमार हो चुका था। रावत अकेला था और दो लोग, लेखक और लेखक का साथी, पहले से ही एक रस्से में बंधे हुए थे, क्योंकि दो लोग आसानी से चढ़ाई चढ़ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ रावत अकेला है, तो रावत भी अब जो है लेखक के साथ जो है रस्से में बंध जाता है। उससे मालूम हुआ कि बहुगुणा बीमार हो जाने से रुक गया है, क्योंकि रावत बहुगुणा के साथ था एक ही रस्से में। अब बहुगुणा वहाँ बीमार हो चुके हैं, अब रावत अकेला है, उसे अकेले ही आगे आना पड़ा है। रावत को हमने अपनी रस्सी के बीच में जगह दे दी और जो रस्सा केवल 2 व्यक्तियों के लिए था, उसी पर हम तीनों दक्षिण शिखर पर चढ़ने लगे। अब एक रस्से में 3 लोग एक साथ चढ़ाई चढ़ रहे हैं। अभी तक कभी भी एक रस्से पर 3 व्यक्तियों ने एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं की थी। 2 व्यक्तियों के साथ एक रस्से पर चढ़ना 3 व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं सरल होता है, इसलिए हमारी आगे बढ़ने की रफ्तार काफ़ी कम हो गई, क्योंकि जो रास्ता 2 लोग आसानी से पार कर सकते हैं, अब 3 लोग होने की वजह से वह रास्ता धीरे धीरे लेखक और उसके साथी पार करने वाले हैं। धीरे धीरे बहुत सतर्कतापूर्वक हमने दक्षिण शिखर के बड़े बड़े पत्थर पार किए। हम एकदम सीधे शिखर पर नहीं पहुँचे और शिखर से कुछ मीटर नीचे ही बाईं ओर मुड़ गए। इसमें बहुत वक्त लगा, क्योंकि एक बार में एक ही व्यक्ति चल सकता था। जब एक चलता तो अन्य दोनों संभाल कर रस्से को थामे रखते। अब हम एक संकरी गली में पहुंच गए, एक कम चौड़ी गली में आ गए, जिसे मैंने इंडियाज डेन नाम दिया। उस गली को, उस संकरी गली को लेखक ने इंडियाज डेन का नाम दे दिया। यहाँ पहुंचकर हम बहुत प्रसन्न हुए। अब मुझे सबसे बड़ी चिंता हिलेरी की चिमनी की थी। हिलेरी की चिमनी, ये हिलेरी के नाम से जो है उस जगह का नाम रखा गया, क्योंकि वो चिमनी क्या है, और एकदम सीधी खड़ी पहाड़ी है। क्योंकि पहले के विवरणों के अनुसार शिखर के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा थी, सबसे बड़ी रुकावट यही हिलेरी की चिमनी थी। लगभग 10 मीटर
एक सीध में नीचे उतरकर हम कुछ चट्टानों तक पहुँचे। यहाँ से एक संकरा सा रास्ता चिमनी तक जाता था। दक्षिण की ओर बर्फ के बड़े बड़े ढेर थे और हमें बड़ी कुशलता से उन पर कदम रखे बिना आगे बढ़ जाना था। उन्हें देखकर डर लगता था। बीच में चल रहे रावत ने जिम्मा लिया कि हम दक्षिण की ओर ना जाएं और हमारे कदम चट्टानी हिस्से पर ही पड़ते रहे। यहाँ कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थीं जो नीचे से ढीली थीं। कई बार हमें कूदकर एक से दूसरी चट्टान पर जाना पड़ता। इन चट्टानों के बीच से नीचे की ओर नज़र डालते ही हम थर्रा उठते मतलब घबरा जाते, डर जाते। नीचे 250 से 3000 मीटर तक गहरे गार थे। गार का मतलब होता है खाई जैसा, नीची जमीन मतलब गड्ढे जैसा, गड्ढे टाइप का। अब हम हिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंच गए। हिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे आ गए हैं। इसी बाधा का हमें सबसे अधिक डर था। इसी बाधा का मतलब एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा हिलेरी की चिमनी है। हर पर्वतारोही इस चिमनी से परिचित है, इस चिमनी को जानता है, जो चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी है। कितने मीटर ऊंची है? 13 मीटर। चट्टान पर हाथ या पैर जमाने की कोई जगह नहीं है और बहुत ज़्यादा चिकनी होने के कारण यह बहुत बड़ी समस्या भी है। मैंने कोशिश की कि हाथ रखने की ज़रा भी जगह पा जाऊं, पर मुझे कुछ नहीं मिला। बर्फ़ के ढेरों के कारण दक्षिण की ओर से इसे पार करना बहुत खतरनाक था। बाईं ओर और भी ढलवां चट्टानें थी और भी स्लोप वाली रॉक्स थी, चट्टानें थी, जिन्हें पार करना असंभव था। फुदोरजी ने इस पर चढ़ने की कोशिश की। वह बार बार फिसलता ही रहा। तब उसने चट्टान में बर्फ की कुल्हाड़ी की मदद से छेद करने की कोशिश की और उसके सहारे ऊपर चढ़ा। वह जमी हुई बर्फ में अपने जूतों की कीलें गाड़ देता और कुल्हाड़ी की मदद से शरीर का वजन संतुलित करते हुए अचानक कुल्हाड़ी को घुमाकर ऊपर दीवार में गाड़ देता और इस तरह ऊपर चढ़ जाता। रावत उसे सहारा दिए था। फुदोरजी तनिक सा भी फिसलता तो हम तीनों नीचे आ रहते, क्योंकि तीनों एक ही रस्से से बंधे हुए थे। आखिरकार फुदोरजी बिल्कुल ऊपर पहुंच गया और हमें दिखाई देना बंद हो गया। वह चिमनी की चोटी पर पहुंच गया था। रावत चट्टान पर फिसल रहा था और उसे तथा उसके बाद मुझे फुदोरजी ने ऊपर खींच लिया। यहाँ भी बड़ी बड़ी चट्टानें थीं और जैसे ही हमने उन पर पैर रखा वे हिलने लगी। इस बाधा को पार करने में हमें 20 से 30 मिनट लगे होंगे। अब आगे, अब हम बर्फ के एक चबूतरे पर थे और वहाँ हम कुछ देर सुस्ताने के लिए रुके। यहाँ से आगे ढलान कुछ कम होते गए और पहले की ही तरह बाईं ओर चट्टान और दाईं ओर बर्फ थी। पहाड़ी अभी खत्म नहीं हुई थी। चिमनी पार करके हम यह सोचकर खुश हो रहे थे कि अब हम शिखर के बिल्कुल पास आ गए हैं, लेकिन पहाड़ी का यह टुकड़ा खत्म होने में ही नहीं आ रहा था और हमारा संघर्ष अधिक कठिन होता जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे लेखक और उनके साथी एवरेस्ट के अंतिम शिखर तक पहुंच रहे हैं, उनका जो संघर्ष है, उनकी जो कठिनाइयां हैं और बढ़ती जा रही हैं। अब किस तरह की कठिनाइयां उनके सामने आ रही हैं? सांस लेना पहले से भी अधिक मुश्किल हो गया था। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही है। मैं गहरी सांस लेने की कोशिश करता, लेकिन वह हिचकी बनकर टूट जाती। चढ़ाई क्या कभी खत्म नहीं होगी? आखिरकार जब वो उनके सामने अंतिम शिखर अंतिम जगह नहीं आ गई, एवरेस्ट का अंत नहीं आ गया, तब तक जो है मन में लेखक की ये बात आ गई कि चढ़ाई क्या कभी खत्म नहीं होगी, और कितना हमको चढ़ना होगा। ठीक है,
अब हर कदम बहुत ही थका देने वाला साबित हो रहा था। अब जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जा रहे थे उन्हें थकावट महसूस होने लगी थी। बर्फ और चट्टानों के टुकड़े एक के बाद एक आते जा रहे थे। मैंने सोचा हमें कब तक और चढ़ते रहना पड़ेगा। स्थिति यह थी कि मेरे मन और शरीर ने जवाब दे दिया था, क्योंकि अब वे पूरी तरह से थक चुके थे। लेकिन भीतर कहीं से यह भी आवाज़ उठ रही थी कि हमें आगे बढ़कर चढ़ाई पूरी करनी ही है। और मतलब शरीर जवाब दे रहा है, मन जवाब दे रहा है, लेकिन फिर भी अंदर एक उम्मीद है कि हम जो है इस चढ़ाई को पूरी करके ही रहेंगे। शिखर अब अधिक से अधिक 15 मीटर रहा होगा। अब शिखर जो है कितनी दूर है, अंत एवरेस्ट का जो लास्ट है वो कितना है, सिर्फ 15 मीटर। लेकिन ढाल खत्म होने में नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे इसका कभी अंत ही नहीं होगा। जब इंसान थक जाता है तब वो निराश थोड़ा सा होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लेखक इस तरह से सोच रहा है कि क्या कभी इसका अंत नहीं होगा। पर तभी अचानक अंत सामने आ गया। अब बर्फ के ढेर नहीं थे। हमसे जरा ही ऊपर एक छोटी सफ़ेद घुमावदार मेहराब सी थी और यही एवरेस्ट का शिखर था। मेहराब क्या होता है, जैसे दरवाजे के ऊपर सेमी सर्कल बना रहता है, उस हिस्से को हम मेहराब कहते हैं। तो ऐसे ही एवरेस्ट का शिखर ऊपर से ऐसा था। हम चोटी तक पहुंच रहे थे। परस्पर बाहें डालकर हम 2-1 मीटर और ऊपर चढ़कर शिखर के बिल्कुल अंतिम भाग तक पहुंच गए। अब हमें और चढ़ना नहीं था। मतलब अब वे एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच चुके हैं। ऑक्सीजन के मुखपटों और बर्फ के टुकड़ों से चेहरे बिल्कुल ढके होने पर भी हम एक दूसरे से अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं सके। ऑक्सीजन के जो मास्क उन्होंने पहने हुए हैं उससे उनका मुंह ढका हुआ है, मुंह के ऊपर बर्फ के टुकड़े हैं और इतने में भी वो एक दूसरे की खुशी को देख पा रहे हैं। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी। पिछले दल द्वारा गाड़ा हुआ तिरंगा झंडा हालांकि फट गया था, लेकिन गर्व से अभी तक लहरा रहा था। इधर उधर अन्य दलों के झंडे तथा निशानियां भी पड़ी हुई थी। वहाँ झंडे और निशानियां क्यों है, क्योंकि जिन दलों ने वहाँ पर विजय प्राप्त किया तो वे वहाँ कुछ ना कुछ अपने देश का निशान, मतलब अपने देश की कोई निशानी वहाँ छोड़ देते हैं, और ताकि जो है जो अगले अभियान वहाँ आए, अभियान दल आए और वो वहाँ पर उन निशानियों को देखें तो वो पहचान जाए। अब आगे हमने घूमकर चारों ओर लंबी नज़र डाली। अब लेखक और उनके साथी एवरेस्ट के अंतिम शिखर के ऊपर खड़े हैं और वहाँ पर जो है उन्होंने चारों तरफ घूमकर देखा, अपनी नज़र से मतलब दृष्टि उन्होंने डाली सब तरफ। हमने उत्तर की ओर तिब्बती पठार पर एक नज़र डाली और फिर दक्षिण की ओर भारत के मैदान की तरफ देखा। कुछ दूर पर आईने की तरह चमकता और सवेरे की धुंध में तैरता थ्यांग बोचे मठ दिखाई दिया। अब लेखक और उनके साथी वहाँ एवरेस्ट से क्या क्या देख रहे हैं, तिब्बती पठार देख रहे हैं, थ्यांग बोचे मठ देख रहे हैं, और यह दृश्य अविस्मरणीय था। अविस्मरणीय मतलब जिसे कभी भुलाया ही न जा सके, ऐसा ये दृश्य था। संसार की इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों दूर तक देखते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उठी उनमें सबसे प्रमुख भावना विनय की थी, प्रार्थना की थी। मेरा रोम रोम यह कह रहा था कि ईश्वर की कृपा है कि चढ़ाई समाप्त हो गई। लेखक कहते हैं कि मेरे रोम रोम से यह आवाज़ आ रही थी कि ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है, आशीर्वाद है कि हमारी यह चढ़ाई, एवरेस्ट की चढ़ाई समाप्त हो गई। रावत ने झुककर शिखर पर दुर्गा की एक मूर्ति रखी और उसके सामने जरा सी धूप जलाई। मैंने गुरु नानक का एक फ़ोटो और माला रखी, क्योंकि मेजर हरिपाल सिंह सिख हैं और सिख धर्म को मानने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर क्या रखा, गुरु नानक की
एक फ़ोटो रखी और उनके सामने एक माला रख दी। फुदोरजी ने चांदी का एक लॉकेट रखा जिसमें दलाई लामा का फोटो लगा हुआ था। फुदोरजी जो है दलाई लामा का अनुयायी था। उसने भेंट स्वरूप चॉकलेट रखी, बिस्कुट, मिठाइयाँ आदि भी रखी। मैं ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच गया था। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए मैंने बिना समय नष्ट किए फ़ोटो खींचने शुरू कर दिए। मूवी कैमरा निकाला तो पता लगा कि वह काम ही नहीं कर रहा है। इससे हमें बड़ी निराशा हुई। फिर मैंने दूसरे निकॉन कैमरे से चारों ओर के बहुत से फ़ोटो खींचे। इनमें सबसे प्रमुख फ़ोटो तिब्बत में रंगबुक ग्लेशियर का था। मैंने उत्तरी पहाड़ी और उत्तर कोण की ओर दृष्टि डाली। मैंने उत्तरी पहाड़ी मतलब उत्तर की ओर जो पहाड़ी है और उत्तर कोण की ओर जब लेखक ने दृष्टि डाली तो क्या है, इसी रास्ते से वो जान मतलब उन्हें पता चला कि इसी रास्ते से 1920 तथा 1930 के बाद के आरंभिक अभियान दल चढ़े थे। शिखर पर हमारा समय सपने की तरह बीत रहा था। जब अब तक हमें यहाँ पहुँचे हुए आधे घंटे से ज़्यादा गुजर चुका था और अब धरती माता को प्रणाम करके वापस लौटना था। यह सोचते ही मैं बहुत उदास हो गया। मेरी उदासी का क्या यह कारण था कि चढ़ाई की जो सबसे बड़ी ऊंचाई है उसे मैंने छू लिया था और इससे बड़ी कोई ऊंचाई चढ़ने को नहीं रह गई थी। अब वहाँ से जब लेखक वापस लौटने लगे तब जो है उनके मन में उदासी छा गई। उदासी इसलिए छा गई क्योंकि अब इसके बाद इतनी ऊंचाई चढ़ने के बाद उनके पास अब कोई और उससे ज़्यादा ऊंचा चढ़ने का लक्ष्य नहीं रह गया था। इससे उन्हें थोड़ी सी मायूसी हो गई। इस तरह हमने इस पाठ में जाना कि यदि मनुष्य अपने दृढ़ संकल्प, लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है, कि यदि मनुष्य चाहे तो वो अपने आत्मविश्वास के बल पर और अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।